बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की गूंज अब सिर्फ पटना तक ही नहीं, दिल्ली के गलियारों तक भी पहुंच चुकी है। और इसी बीच खबर आई है कि देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी अब अपने नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का ऐलान करने जा रही है। लेकिन ध्यान दीजिए, यह एक महज संगठनात्मक बदलाव नहीं, बल्कि राजनीतिक शतरंज की वो चाल है जो बिहार से लेकर दिल्ली तक पूरा खेल बीजेपी के लिए बदल सकती है। दोस्तों, जब भी चुनाव से पहले बीजेपी कोई बड़ा कदम उठाती है तो समझ लीजिए उसके पीछे मोदी और शाह की दूरदर्शी रणनीति और संघ की सहमति जरूर होगी। हालांकि अब जो खबरें सामने आ रही है वह यही कहती है कि जेपी नड्डा का कार्यकाल खत्म होने के बाद से बीजेपी एक नए चेहरा, नई सोच और नया संतुलन पार्टी में लाने जा रही है। अब आखिर सवाल यह है कि ये बदलाव अभी क्यों किया जा रहा है, तो इसका सीधे तौर पर जवाब बिहार चुनाव से जुड़ा है। बीजेपी जानती है कि बिहार में जातीय समीकरण बहुत जटिल है, जहां पर भूमिहार, ब्राह्मण, राजपूत, ओबीसी और अति पिछड़े वर्गों की भूमिका बराबर अहम है। 2020 के चुनाव में बीजेपी ने जो भी बढ़त बनाई थी वह मंडल प्लस कमंडल की राजनीति पर आधारित थी। अब पार्टी 2025 में इसे और मजबूत करने के लिए एक ऐसा राष्ट्रीय चेहरा पार्टी में लाने जा रही है जो संघ की विचारधारा से भी जुड़ा हो, जनता से सीधे तौर पर संवाद रखता हो और ओबीसी ब्राह्मण दोनों ही समुदाय में बराबरी से स्वीकार्य हो। खबर आ रही है कि बीजेपी अब अपने नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम का ऐलान भी कर सकती है और ये कदम सीधे तौर पर बिहार के चुनावी समीकरणों से जुड़ा हुआ है। मोदी और शाह का मास्टर स्ट्रोक तैयार है, संघ से मंजूरी भी मिल चुकी है, बस ऐलान किया जाना बाकी है। अब सवाल यही है कि यह सबसे बड़ा शतरंज का खिलाड़ी शिवराज सिंह चौहान होंगे या फिर दिनेश शर्मा या फिर भूपेंद्र यादव को बीजेपी की तरफ से ये बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। तीनों नामों के अपने अपने अलग मायने हैं। तीनों भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही कद्दावर और बड़े नेता हैं। आइए शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि वह कौन सा चेहरा होगा जो 2029 तक बीजेपी की दशा और दिशा तय करेगा। इस पूरे रेस में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सबसे आगे चल रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान संघ का भरोसा प्राप्त है और शिवराज की संघ में अच्छी खासी पकड़ है। संगठन हितैषी नेता के रूप में शिवराज सिंह जाने जाते हैं। वो आरएसएस की विचारधारा के भी बेहद करीब माने जाते हैं। संघ परिवार में उनकी अधिक ही स्वीकारोक्ति है। संघ के साथ हमेशा एक संतुलित, संयमी और धरातल से जुड़े व्यक्ति की तलाश रहती है और शिवराज उस प्रोफाइल में पूरी तरह से फिट बैठते हैं। जनप्रिय हैं, अनुभव तो उनके पास कमी ही नहीं है। 4 बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। पूरे देश भर में लोग उन्हें मामा के नाम से जानते हैं, लेकिन उनकी सॉफ्ट और पॉजिटिव छवि बिहार जैसे राज्यों में भी बीजेपी के लिए गैर विवादित चेहरा साबित हो सकती है। राजनीतिक संतुलन के केंद्र में नरेंद्र मोदी ओबीसी हैं। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ क्षत्रिय हैं। अगर शिवराज सिंह चौहान को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाता है तो बीजेपी का कास्ट बैलेंस परफेक्ट हो जाएगा। यानी 2025 के बिहार से लेकर 2029 के लोकसभा चुनाव तक बीजेपी के पास हर वर्ग को साधने के लिए एक चेहरा होगा। अब बात करते हैं जेपी नड्डा और संघ के राय की, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। नड्डा का कार्यकाल कई बार बढ़ाया गया, लेकिन अब संगठन में नई ऊर्जा की मांग लगातार उठ रही है। संघ ने भी साफ संकेत दिया है कि अब नड्डा को एक बार फिर से एक्सटेंशन नहीं मिलने वाला है। यानी अब वक्त ऐसे नेता का है जो मैदान में उतरकर कार्यकर्ताओं से जुड़ सके, जो दिल्ली से बैठकर ही मैनेजमेंट न चलाए बल्कि धरातल पर उतरे। शिवराज की यही ताकत उन्हें नड्डा के बाद बीजेपी का सबसे पसंदीदा चेहरा बनाती है। अब सवाल यह आता है कि इस पूरे उठापटक का बिहार के चुनाव से क्या लेना देना होगा। तो ध्यान दीजिएगा, अगर शिवराज सिंह चौहान राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं तो बिहार में बीजेपी को 3 बड़े फायदे मिलने वाले हैं। सबसे पहले ब्राह्मण और सवर्ण वोटों को दोबारा एकजुट करने का मौका मिलेगा। ओबीसी वोट बैंक में स्थिरता आएगी, क्योंकि मोदी शिवराज दोनों ओबीसी संवेदनशील चेहरे के रूप में जाने जाते हैं। तो वहीं पर नीतीश कुमार के जरिए तेजस्वी यादव के जातीय गणित में सेंध लगाना बीजेपी के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। यानी कि बीजेपी बिहार के नैरेटिव को अब पूरी तरह से बदलने के मूड में है। आप ये भी मत भूलिए कि संघ और बीजेपी मोदी शाह के ट्रायंगल को कभी कोई कदम बिना प्लानिंग के नहीं उठाता। शिवराज का नाम सामने आने का मतलब है कि पार्टी 2025 में सिर्फ बिहार के चुनावी राज्य की तैयारी नहीं कर रही है, बल्कि 2029 के लोकसभा चुनाव की भी तैयारी कर रही है। जिसके बाद टॉप पर सबसे बड़ा नाम आता है दिनेश शर्मा का। संघ का सच्चा संगठक, ब्राह्मण चेहरा जिन्हें दिनेश शर्मा को माना जाता है। डॉक्टर दिनेश शर्मा उत्तर प्रदेश के पूर्व डिप्टी सीएम भी रह चुके हैं। आरएसएस से गहरा नाता है। ब्राह्मण समाज में बेहतरीन स्वीकारोक्ति है दिनेश शर्मा की। उनकी खासियत है कि वो बेहद शांत स्वभाव वाले हैं, लेकिन संगठन में बेहद प्रभावशाली माने जाते हैं। मोदी शाह की टीम में वो हमेशा एक डिसिप्लिन ड्रिवन लॉयल लीडर के रूप में काम करते हैं। संघ का भरोसा, डॉक्टर शर्मा संघ के पुराने स्वयंसेवक हैं। आरएसएस और भाजपा संगठन के बीच एक मजबूत पुल की तरह काम करते हैं। संघ को एक ऐसे चेहरे की तलाश है जो जमीन से जुड़ा हो, लेकिन दिल्ली की राजनीति को भी बखूबी समझ सके। राजनीतिक फायदा भी पार्टी को लगातार दिला पाए। अगर दिनेश शर्मा को बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाती है तो सीधे तौर
तौर पर पूरे देश भर में साफ संदेश जाएगा कि पार्टी ब्राह्मण समाज को केंद्र में रखकर 2025 के बिहार चुनाव और 2027 के यूपी चुनाव को साधने की पूरी तैयारी कर रही है, क्योंकि यूपी बिहार दोनों में ब्राह्मण वोट निर्णायक भूमिका में है। मोदी शाह का मास्टर स्ट्रोक ये भी है कि दिनेश शर्मा विवादित तो बिल्कुल भी नहीं है और न ही किसी तरह की कोई कट्टर छवि रखते हैं। उनका सॉफ्ट स्पोकन लीडरशिप स्टाइल पार्टी के अंदर स्थिरता लाने में बड़ा योगदान दे सकता है। संघ और भाजपा दोनों यही चाहते हैं कि अगला अध्यक्ष आक्रामक नहीं संगठनात्मक हो, जो बीजेपी को एक बार पुनः संगठित करे और एक नए फॉर्म में लेके आए। इस प्रोफाइल में पूरी तरह से डॉक्टर दिनेश शर्मा फिट बैठते हैं। मतलब साफ है कि अगर बीजेपी दिनेश शर्मा को अध्यक्ष बनाती है तो संदेश साफ होगा कि संघ के रास्ते, संगठन के रास्ते दिनेश शर्मा एक मजबूत पुल के रूप में काम करेंगे। तो वहीं पर बात करें दोस्तों भूपेंद्र यादव की। भूपेंद्र यादव मोदी शाह की चुनावी मशीन के ब्रेन माने जाते हैं। फिलहाल केंद्रीय मंत्री हैं, बीजेपी के इलेक्शन आर्किटेक्ट कहे जाते हैं। कानूनी दिमाग, रणनीतिक सोच, हर राज्य में चुनाव लड़ने का माइक्रो प्लान तैयार करने वाले भूपेंद्र यादव वही हैं जो पर्दे के पीछे बीजेपी के पूरे इलेक्शन इंजन को चलाते रहते हैं। संघ और रणनीति दोनों का मेल करने वाले भूपेंद्र यादव संघ से भी जुड़े हैं, लेकिन उनकी खासियत है कि वो ग्राउंड पॉलिटिक्स के साथ पॉलिसी पॉलिटिक्स को भी बखूबी समझते हैं। वही बीजेपी की इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी का अहम हिस्सा रहे, चाहे वह गुजरात हो, राजस्थान हो, बिहार हो या कर्नाटक हो, हर जगह उनकी रणनीति काम आई। राजनीतिक फायदा अगर बीजेपी उन्हें अध्यक्ष बनाती है तो पार्टी ये साफ संदेश देगी कि बीजेपी का फोकस सिर्फ प्रचार पर नहीं है, बल्कि संगठन की मजबूती और चुनावी इंजीनियरिंग पर भी ध्यान देने की है। साथ ही ओबीसी चेहरा होने के नाते ये कदम जातीय संतुलन को भी मजबूत करेगा, क्योंकि केंद्र में मोदी ओबीसी है, राज्यों में ओबी क्षत्रिय है, संगठन में भूपेंद्र यादव, तो ओबीसी स्ट्रेटजी एक पूरी तरह से काम करेगी। मोदी शाह की सोच भूपेंद्र यादव की वही बत्ती है जो बिना सुर्खियों में आए पूरी राजनीति, पूरी रणनीति तैयार करते हैं। अगर पार्टी उन्हें अध्यक्ष बनाती है तो ये समझ लीजिए बीजेपी के 2029 का रोड मैप पूरी तरह से प्रोफेशनल और प्रिसाइज होने जा रहा है। मतलब साफ है कि भूपेंद्र यादव का संगठन रणनीतिक दिमाग है। इससे आने वाले समय में बीजेपी को न सिर्फ राजनीतिक स्थिरता बल्कि इलेक्शन टू इलेक्शन जीत भी मिलने वाली है। अब गेंद संघ और मोदी शाह की कोर्ट में पड़ी हुई है। तीनों नाम दिनेश शर्मा, भूपेंद्र यादव और शिवराज सिंह चौहान, तीनों नामों के अपने अपने फायदे हैं, तीनों की अपनी अपनी सियासी ताकत है। लेकिन एक बात तो तय है दोस्तों कि बीजेपी का यह फैसला बिहार चुनाव को देखते हुए लिया जा रहा है। जिस दिन यह ऐलान होगा समझ लीजिए वह राष्ट्रीय अध्यक्ष की घोषणा का नहीं बल्कि 2029 के लोकसभा चुनाव की दिशा और दशा तय करने वाला होगा। ऐसे में आप बताइए कि आपकी नजर में भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष किसे बनाना चाहिए? सबसे पहला नाम है शिवराज सिंह चौहान, भूपेंद्र यादव या फिर दिनेश शर्मा। कौन भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे फिट राष्ट्रीय अध्यक्ष होने वाला है? कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर दीजिए। और हाँ, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो द पॉलिटिकल ज्ञान चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, जहां पर आपको नवीनतम अपडेट मिलते रहेंगे। फिर मिलते हैं आप